बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। तहरीके इंसाफ ने चौथे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा ना बनने का फैसला किया। तब तक तहरीके इंसाफ चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेगी जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं आ जाता। तहरीके इंसाफ ने एक मुतालबा रखा है कि सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब, जो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है, उनका कहना है कि पीटीआई चौथे मुज़ाकराती राउंड में शिरकत नहीं करेगी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत ना करने का फैसला किया है। मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता, सानिया 9 मई के ऊपर तहरीके इंसाफ चौथे मुज़ाकराती राउंड में शिरकत नहीं करेगी। ये तो उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। इनका उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई की वाज़ेह हदायत हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इरफान सदीकी साहब जो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है, नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। उन्होंने कहा कि चौथा मुश्तरका इजलास जो है वो पीटीआई की एक कमेटी के साथ होगा। इरफान सदीकी साहब का कहना है कि 28 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के साथ चौथा इजलास होगा। अब उमर अयूब कह रहे हैं कि अगर सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकलेगा। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की वाज़ेह हदायत हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुज़ाकरात माइनस इमरान पर होंगे और ये बात तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनको बाखूबी इस बात का इल्म है, अंदाज़ा है और अदराक है। और इस बात का इल्म वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर को भी है, जो एक तरफ कोशिश करना चाह रहे हैं कि रियासत और तहरीके इंसाफ दोनों एक पेज पर आ जाएं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को अपना भी खतरा लाहक है कि अगर 9 मई के अंदर वो जो सिविलियंस का जो ट्रायल होना है फौजी अदालतों में, और अगर वो नहीं भी फैसला आता, सुप्रीम कोर्ट उस पर यह फैसला नहीं देती कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, तो इसका मतलब कि वो जो एटीसी कोर्ट बनी है वो फैसला कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी की जो खसूसी अदालतें हैं वो फैसला कर दें। तो मिलिट्री कोर्ट्स का तो जो केस है वो तो बड़ा क्लियर कट है, और वो सिर्फ ये है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। वो पूरा केस इस एक सवाल के ऊपर स्टैंड करता है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। अब वो आईनी बेंच के सामने बहुत से सवालात उठाए गए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें अदालत के सामने रखी और किसी हद तक वो अदालत को मुतमिन करने में भी कामयाब रहे। अब उस पर अगर अदालत ये फैसला दे देती है कि जी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होता, इस पर अदालत लिख देती है कि जी नहीं, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, फौजी अदालतें नहीं बन सकती, तो सर फिर भी इस पाकिस्तान के निज़ाम में इमरान खान और उनकी जमात की माफ़ी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और जो मुज़ाकराती अमल की बात कर रहे हैं जो सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इसका मतलब कि मुज़ाकरात फिर माइनस इमरान की शर्त पर ही होंगे, जो लग रहा है, जो बज़ाहिर दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो तहरीके इंसाफ कह रही है कि सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, तो सर जुडिशल कमीशन से तो बात बहुत आगे निकल चुकी है और मुझे नहीं लग रहा कि शायद जुडिशल कमीशन बन पाए, क्योंकि सानिया 9 मई को भी तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं। मई 2025 में उसको 2 साल हो जाएंगे, तो 2 सालों के बाद अब जुडिशल कमीशन का क़याम, ये बात समझ नहीं आ रही। और हुकूमत तो इस हवाले से तैयार भी नहीं है। पहले तहरीके इंसाफ की ही डिमांड्स थी कि सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाओ, 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाओ, इलेक्शंस जो हुए 8 फरवरी 2024 के उस पर जुडिशल कमीशन बनाओ। तो हुकूमत ने उनके इन तीनों मुतालबात को ना सिर्फ रद्द किया बल्कि उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। और हुकूमत ने कहा कि जी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, तो ये मामला तो गया।
अब मुज़ाकराती अमल का क्या नतीजा निकलेगा? 28 जनवरी को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बकौल इरफान सदीकी के कि 28 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के साथ बैठेंगे और बातचीत होगी और फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। जो भी बात होगी 28 को पता चलेगा। अब पीटीआई ने एक जो बनाई है, जो पीटीआई ने एक बयानिया बनाया है, वो ये बनाया कि अगर पाकिस्तान में दाल नहीं गलती तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके थ्रू ही शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ कोई डील हो जाए इमरान खान की, और डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से अपना कोई कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के मामले के हवाले से पाकिस्तान को कोई गारंटी देंगे या पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ कोई बातचीत करेंगे या कोई ऑप्शंस रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि खान साहब को एनआरओ दे सके, और खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ ले सकें या कुछ दे सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान गिव एंड टेक की पोजीशन में नहीं है। तो जो पीटीआई की बार्गेनिंग पोजीशन है वो इस हद तक कमजोर है कि पीटीआई उस पर स्टैंड करती नजर नहीं आ रही। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इमरान खान के हवाले से कुछ सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं और वो पाकिस्तान की मुक्तदरा के सामने कोई महदूद ऑप्शंस रख सकते हैं जिस पर पाकिस्तान की मुक्तदरा सोच विचार करे, या उस हवाले से कोई पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है कोई फाइनल डिसीजन ले ले। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर अभी ये मामलात इतने सादा और इतने आसान नजर नहीं आ रहे जितना लोग इनको समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि बाद में कोई दरमियानी रास्ता निकले, लेकिन खान साहब को भी तो रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। दूसरा मामला यह है कि आदिल बाज़ई एक रुकने कौमी असेंबली आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है 2024 के जनरल इलेक्शंस में। कोयटा से कौमी असेंबली की आबाई नशिस्त के ऊपर वो रुकने कौमी असेंबली बने, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। बाद में ये जो आदिल बाज़ई साहब हैं इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, और इस हवाले से जो उस वक्त सदर थे मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने कहा कि जी आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून का रुकने कौमी असेंबली डिक्लेयर कर दिया, उनको मुस्लिम लीग नून का रुकने कौमी असेंबली साबित कर दिया अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आदिल बाज़ई के नाम के आगे लिख दिया कि MNA PMLN। अब आदिल बाज़ई ने क्या किया कि उसने फाइनेंस बिल, बजट, फाइनेंस बिल कहते हैं बजट को, बजट के दौरान जो वोटिंग होती है उस दौरान, और फिर 26वीं आईनी तरमीम, दोनों दफा आदिल बाज़ई ने मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को वोट नहीं दिया और जाकर बैठ गया अपोजिशन बेंचेस के ऊपर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक को आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया, रेफरेंस भेज दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने उस कार्रवाई को प्रोसीड करते हुए, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, उस रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई को जारी रखते हुए आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जब देखा कि आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि यह शख्स कॉन्टिन्यूसली पार्टी वायलेशन कर रहा है, उन्होंने उसको पकड़ के नाअहल करार दे दिया, उसको फारिग कर दिया, डीसीट कर दिया। अब आदिल बाज़ई जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उसने इस केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, आदिल बाज़ई जो है वो तो हम तो उसको बहाल कर रहे हैं, उसको बहाल कर दिया। और फिर उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस केस का हवाला दिया जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था, जो रिजर्व सीट से मुतल्लिक था, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो आज़ाद हैसियत में जीतने वाले तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए। अब पीटीआई इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल इलेक्शंस 2024, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। उनके जितने भी हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत हासिल थी, उन्होंने किसी पार्टी के निशान पर, किसी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। अब पीटीआई को सीटें देने का जो फैसला था वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा था ना, 13 रुकनी फुल कोर्ट, जस्टिस मुसर्रत अली उस वक्त दलील थी, तो 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस का यह फैसला है कि पीटीआई को सीटें दे दो।
पीटीआई को सीटें दे दो, लेकिन वो सीटें पीटीआई को नहीं मिली, इट मींस कि वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उस केस का हवाला दे रहे थे। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो मैं बाद में बात करूंगा। आदिल बाज़ई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी वो जो सदर है मुस्लिम लीग नून का, उसने मेरे जाली दस्तखत किए, जाली अंगूठे लगवाए, सारा कुछ जाली किया, तो मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी अगर तो पार्टी सरबराह ने ये किया है तो फिर उसने वायलेशन की और आर्टिकल जो है वो 62(1)(f लगेगा। और आर्टिकल 62(1)(f का मतलब है नाअहली। जो उस आइन में तरमीम हुई है, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई है, उसके मुताबिक जो आर्टिकल 62(1)(f के तहत रुकने कौमी असेंबली या किसी भी असेंबली का रुकन नाअहल होगा तो उसकी नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। अब नाअहली की मुद्दत जो है वो कंफर्म हो गई है, वो 5 साल होगी। अब वो तायात नाअहली वाला काम खत्म हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब अगर तो ये साबित हो जाता है कि उन्होंने आदिल बाज़ई के खिलाफ गलत जो है वो डिक्लेरेशन जमा करवाया, गलत बयान हल्फी दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो आदिल बाज़ई कह रहे हैं अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कि जी पार्टी सरबराह ने गलत डिक्लेरेशन जमा करवाया, मेरे अंगूठे लगवाए, जाली दस्तखत करवाए, तो अगर ये साबित हो जाता है तो शहबाज शरीफ बतौर रुकने कौमी असेंबली, बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के लिए। लेकिन सर कहानी इधर खत्म नहीं हुई, कहानी में ट्विस्ट डाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई का घनौना चेहरा एक्सपोज किया। और वो कैसे किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो प्रेस रिलीज है उसमें ये कहा कि किसी एक जमात की जानिब झुकाव के तासर को गलत करार देते हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़मीर नहीं जागता, इनका एक जमात की तरफ झुकाव है। तो उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को जवाब दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि आइन का आर्टिकल 63(a)(3) इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि स्पीकर कौमी असेंबली से डिक्लेरेशन की वसूली के 30 दिन के अंदर इस पर फैसला करे। रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि आदिल बाज़ई आज़ाद हैसियत से कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन 15 फरवरी को जारी हुआ और आदिल बाज़ई ने बयान हल्फी पार्टी क़यादत को जमा करवाया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आदिल बाज़ई ने पार्टी डिक्लेरेशन जो है, पार्टी का जो बयान हल्फी है, वो पार्टी को जमा करवाया। और उसके बाद जो 18 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ, जिसकी मंजूरी 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने दी। अब आदिल बाज़ई साहब जो हैं वो अगर समझते हैं कि जी शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे, मैं झूठ बोलूंगा और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो मेरे फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो सर ये मामला इन्हीं बेंच में भी जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वही किया जो आइन और कानून कहता है, स्पीकर ने वही किया जो आइन और कानून कहता है। तो आदिल बाज़ई साहब फंसते नजर आ रहे हैं। और आदिल बाज़ई साहब जो हैं, जो उन्होंने चोरी की है सर, वो चोरी पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उनकी चोरी को पूरी कौम के सामने अयां कर दिया। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।